That's why बयानबाजी। सोनम वांगचुक के जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनएसए के तहत गुजारे 170 दिनों की कहानी बताई। वांगचुक ने बताया कि किस तरह उन्हें अचानक घर से उठाकर बिना किसी पूर्व सूचना के जोधपुर जेल में ठूंस दिया गया और उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो किस तरह सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देने को मजबूर हुई। वांगचुक ने जोर देकर कहा है कि लद्दाख की उनकी लड़ाई अभी जारी रहेगी। From my home, I was, bundled up and thrown into this jail without any opportunity even to call my family or my lawyers for days, more than a week, or of her who could not even meet journalists to voice her anguish with heavy security positioning around the campus, and how she slipped out into Delhi to knock the doors of the court, and how for 2 or 3 weeks there was kind of cat and mouse chase on the streets of Delhi with her cars followed by people in cars and motorcycles. It was all a filmy scene, not very filmy at the time. Or how in the jail I had such difficulties in defending myself by sending facts about the case. It was a huge horror story of how it was made so difficult to send anything to my lawyers. Otherwise, it was great. The jail, the staff, the people there were very upright and very kind, despite keeping to their laws and disciplines and so on. But now I'm happy that I won't have to go into those things. This is what I was compelled to think of, that my story I'll have to share with the world, so that not really for me. वांगचुक ने कहा है कि अदालत का उनके बारे में फैसला आने वाली पीढ़ियों को गाइड करेगा, ताकि अधिकारियों को पता चले कि एनएसए जैसे कठोर कानूनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए और खासकर जिन परिस्थितियों में कभी न किया जाए। Justice. So now that we have this constructive dialogue, it makes my job easy. Otherwise, I was waiting to come out either as we win in the court or after 12 months. I was very well prepared to spend 12 months and come out and share the horror stories of all the wrongs that happened on me and on her. Right from how abruptly from my home I was, bundled up and thrown into this jail without any opportunity even to call my family or my lawyers for days, more than a week, or of her who could not even meet journalists to voice her anguish with heavy security positioning around the campus, and how she slipped out into Delhi to knock the doors of the court, and how for 2 or 3 weeks there was kind of cat and mouse chase on the streets of Delhi. आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद के बजट सत्र में बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि यह व्यवस्था गरीबों को उनकी गरीबी की सजा देकर लूट रही है। उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2022 से 2025 तक के 3 वित्तीय वर्षों में बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कुल 19,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। वो कई हफ्ते महीने सेव कर 6,000 रुपए इकट्ठा करता है, बैंक में खाता खोलता है बड़ी हिम्मत करके और 6,000 रुपए जमा करता है। एक दिन कुछ महीनों बाद जब आपदा आती है, उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो वो 6,000 में से 2,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है अपने खर्चे के लिए, बचे 4,000 रुपए। लेकिन बैंक कहता है कि कम से कम 5,000 रुपए का मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। उस बेचारे गरीब को तो पता नहीं। जब वो 6 महीने बाद अपने ये 4,000 रुपए भी बैंक से लेने जाता है, तो पता लगता है कि 100 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पिछले 6 महीने में बैंक ने 600 रुपए काट लिया। अब उसे बैंक 4,000 नहीं, मात्र 3,400 रुपए देकर चलता करता है।
सर अब आप सोचिए उस गरीब के लिए 600 रुपए की अहमियत। और बैंकों की हालत यह है कि कई बार तो ये चार्ज लगा लगाकर आपका बैलेंस नेगेटिव में पहुंचा देते हैं। इतना तो आपने जमा नहीं कराया जितना वो आपसे वसूल लेते हैं। सर, पुअर पर्सन's बैलेंस फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल। द बैंक शुड नॉट ट्रीट दिस एज अ क्राइम। मैं समाप्त कर रहा हूं सर, बैंक अकाउंट आर मेंट टू गिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह आज फाइनेंशियल स्ट्रेस देते जा रहे हैं और एक बैंकिंग सिस्टम को हमने ऐसी व्यवस्था में तब्दील कर दिया है जिसमें पॉवर्टी को पनिश किया जाता है। मैं समाप्त कर रहा हूं, आधे मिनट में खत्म कर दूंगा सर। इफ वी वांट मोर पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, हमें स्मॉल सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना होगा, ना कि पीनलाइज करना। आज देश में अर्बन बैंकों में, अर्बन ब्रांचेस में 5 से 10 हजार रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना पड़ता है। सेमी अर्बन में 3 से 4 हजार रुपए और रूरल ब्रांचेस में 1 से 3 हजार रुपए रखना पड़ता है, जिसके चलते बैंक 50 से 600 रुपए के बीच में पर मंथ चार्ज लगाते हैं। उस चार्ज पर भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी पार्टी के सिंबल वाली सफेद साड़ी पहनकर उसे विजय का प्रतीक बताया है। उन्होंने मां माटी मानुष के नारे के साथ बंगाल की धरती, संस्कृति और सभी वर्गों, जातियों, धर्मों व समुदाय के सम्मान की बात की। इसी मौके पर तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया और सभी 294 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान किया। আমি আপনাদের সকলকে বলবো, মা মাটি মানুষকে, বাংলার মাটিকে, বাংলার সংস্কৃতিকে, বাংলার অস্মিতাকে সমস্ত সমাজ, সমস্ত জাতি, সমস্ত ধর্ম, সমস্ত বর্ণ, সমস্ত জগৎ সকলকে সম্মান জানিয়ে, শুভনন্দন জানিয়ে আমরা আমাদের কর্মসূচি আজকে আমাদের 294টা কেন্দ্রের বিধানসভার প্রার্থী লিস্ট, তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়া ফুলের লিস্ট আমরা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষণা করতে যাচ্ছি। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त को नाकाम करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा का एक एक नागरिक और वो विधायक बधाई के पात्र है जिन्होंने हर षड्यंत्र का पर्दाफाश किया और लोकतंत्र की रक्षा की। आज इस मौके पे हम सब मिलकर हरियाणा के लोगों को बधाई देते हैं। हरियाणा का एक एक नागरिक बधाई का पात्र है। हरियाणा के वो विधायक कांग्रेस के बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस तरह के षड्यंत्र और साजिश का पर्दाफाश किया, लोकतंत्र की रक्षा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके का हथकंडा अपनाकर मात्र एक राज्यसभा सीट के लिए इस तरह की अनैतिक राजनीति आज तक कभी देखी नहीं गई हो, जो पूरे देश में साम दाम दंड भेद के प्रयोग किए गए, बोली लगाई गई और प्रेशर लगाया गया। जहां लोभ लालच देना था वहां लोभ लालच दिया गया, जहां कोई प्रेशर देना था वहां प्रेशर दिया गया। किसी तरीके से राज्यसभा की सीट जीते, लेकिन खरीद फरोख्त के तूफान को हमने रोकने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने रोकने का काम किया, हमारे विधायकों ने रोकने का काम किया। जब खरीद फरोख्त नहीं चल पाई तो उसके बाद रात के अंधेरे में प्रजातंत्र का गला घोटने का भी प्रयास हुआ। जो हमारी वोट इनवैलिड की गई काउंटिंग में 4 वोट, वो सारी वैलिड वोट है। हम दावे के साथ कहते हो हमारी वैलिड वोट है, मगर धक्के से, धक्काशाही से, क्योंकि बीजेपी का प्लान ये था कि इनेलो उनको आके वोट दे। लेकिन इनेलो को ये पता चल गया कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीत चुके हैं, तो इनेलो मैदान छोड़ के भाग गई। इनेलो ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे रखवाई अपनी, दूसरी 2 बजे, तीसरी 3 बजे और 3:30 बजे मैदान छोड़ के भाग गई, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि कांग्रेस का उम्मीदवार उनकी वोट के बावजूद जीत रहा है। लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस के 8 सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया है। निलंबन रद्द होने के बाद इन 8 सांसदों में शामिल पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वार्डिंग ने कहा कि स्पीकर का ये फैसला सही दिशा में है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्पीकर साहब को याद आई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन आप मत कीजिए, हमारी आवाज़ मत दबाएं। कभी कभी हमें लगता है कि निशिकांत दुबे, अनुराग सिंह, ये बिट्टू, इन्होंने संसद मतलब कि इन्हीं का ही है
सब जगह 0 आवर में इनको समय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इनको समय, सप्लीमेंट्री पे इनको समय 15-15 मिनट। हमारा सवाल लगा होता है तो हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो हमारी यही गुजारिश है कि हम गरिमाओं का ध्यान रखेंगे, लेकिन आप भी मर्यादाओं का ध्यान रखें कि क्या एक चुने हुए संसद की मर्यादाएं हैं। दिल्ली में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने अमेरिकी कमीशन USCIRF की RSS पर बैन लगाने की सिफारिश वाली रिपोर्ट पर कहा है कि ये कमीशन पक्षपाती तरीके से काम करता है और इसके स्रोत विश्वसनीय नहीं है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अब भाजपा और PM मोदी के खिलाफ बोलते बोलते हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इस प्रकार का एक बॉडी है अमेरिका में, और मार्च 2026 के उनके रिपोर्ट में इस बॉडी ने, इस कमीशन ने RSS और RAW रॉ, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इंडिया की, इन दोनों पे प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इसका जवाब भारत की सरकार और भारत की सरकार की ओर से MEA ने स्पष्ट रूप से दिया है और कहा है कि ये जो कमीशन है अमेरिका की, यह कमीशन एक सब्जेक्टिव रूप से काम करती है और इसके जो सोर्सेज हैं ये क्रेडिबल सोर्सेज नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी या तथ्य नहीं है। एक तरह से भारत सरकार ने, डिपार्टमेंट ऑफ MEA ने US के इस कमीशन के रिपोर्ट को खारिज किया है। मगर इसमें दुखद और आश्चर्य, मुझे लगता है आश्चर्य का विषय नहीं है, कांग्रेस तो ऐसा ही करती है। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का जो रिपोर्ट है मार्च 2026 को, उसे एंडोर्स किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने और अमेरिका की इस एजेंसी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बीच गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि भगवान राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और काशी विश्वनाथ की आस्था उत्तर और दक्षिणी भारत को एक सूत्र में बांधती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में आपको जाने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रयास होना चाहिए कि अलग अलग समय में यात्राएं होती हैं। उत्तराखंड में भी 4 धाम हैं, देश के अंदर भी 4 धाम हैं, और उत्तर और दक्षिण को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे प्रयास प्रारंभ किए। काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम काशी में पिछले 4-5 वर्षों से लगातार चल रहा है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के 2 माध्यम हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ का धाम है और तमिलनाडु में रामेश्वरम धाम है। हमारा प्रयास होगा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp.